ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इंतहाम बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो आज का सेशन रहेगा वो बड़ा शानदार रहने वाला है। राजस्थान की छटा के अंदर देखेगा 4 चांद लगाने वाला जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं वो राजस्थान को अन्य राज्यों से कहीं ना कहीं अलग करती है कला संस्कृति। देखेगा राजस्थान की हस्तकलाओं की अगर बात करें तो देखेगा क्या होती है हस्तकला। वे कला जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होकर के, यानी पहले के समय में मशीनें नहीं थी, उस समय सभी काम हाथों से किया जाता था, तो वह कार्य जो मशीनों के प्रयोग से नहीं करके हाथ से तैयार किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? हस्तकला कहा जाता है। याद रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? हस्तकला कहा जाता है। फिर देखिएगा कि हस्तकला के बाद अगर बात करें कि हस्तकला, राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायबघर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं? अजायबघर कहा जाता है। और राजस्थान में ही अरावली को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का क्या कहते हैं? अजायबघर कहते हैं। किसको कहा जाता है? तो अरावली को कहा जाता है। याद रखिएगा, अरावली को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, अजायबघर कहा जाता है। याद रखिएगा। फिर आ जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा हस्तकला का केंद्र कहां है? तो याद रखिएगा कि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? या यूं कहें कि हस्तकलाएं देखने के लिए विदेशी जो पर्यटक आते हैं सबसे अधिक वो आते हैं जयपुर के अंदर आते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि हस्तकलाओं का ये क्या है? तीर्थ स्थल है। तो तीर्थ स्थल क्या कहलाता है? जयपुर कहलाता है। फिर देखिएगा, राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला जो संस्थान है, सबसे अधिक जो देखरेख करने वाला जो संस्थान है वो हो जाता है राजसिको। वो क्या हो जाता है? राजसिको हो जाता है। देखिएगा, बात करते हैं हस्तकला की। राजस्थान में हस्तकला क्या होती है? हस्तकला तो वह कला जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होकर के, मशीनों का प्रयोग न होकर केवल हाथों का क्या होता है? हाथों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, केवल किसका प्रयोग किया जाता है? हाथों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। हस्तकला की बात करें, राजस्थान को हस्तकला का अजायबघर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं? अजायबघर कहते हैं। अजायबघर कहते हैं। फिर देखिएगा कि राजस्थान के अंदर हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो किसे माना जाता है? तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र वो हो जाता है बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण। याद रखिएगा कि बोरानाडा कहां पर है? बोरानाडा है आपका जोधपुर ग्रामीण के अंदर। जोधपुर ग्रामीण। तो ये हस्तकला का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। फिर बात करते हैं कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? हस्तकला का तीर्थ स्थल ये कहा जाता है आपके जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को क्या कहा जाता है? कि हस्तकला का तीर्थ स्थल माना जाता है। बात करते हैं कि हस्तकला जो कला है उसको संरक्षण प्रदान करने वाला जो संस्थान है उसे कहा जाता है राजसिको। उसे क्या कहा जाता है? तो राजसिको एक संस्था है जो क्या करती है? हस्तकला का संरक्षण करती है, देख रेख करती है। वापस से देखिएगा, राजसिको क्या है? अगला पॉइंट आ जाता अपना, राजसिको
क्या है? तो राज सिक्को वह संस्था है जो हस्तकला को क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। राज सिक्को की स्थापना होती है 3 जून 1961 में। याद रखेगा कि 3 जून 1961 में राज सिक्को की क्या होती है? स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। मुख्यालय कहां हो जाता है इसका? जयपुर हो जाता है। कार्य ये क्या कार्य करता है राज सिक्को? तो राज सिक्को का कार्य है, सबसे जो मुख्य कार्य वो ये है कि हस्तकलाओं के जो भी सामग्री है उनको यहां पर क्या करती है? संरक्षण प्रदान करती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राज सिक्को है अपना जो नाम क्या रखती है, वो ये नाम रखती है कि इन्होंने अपना एक नाम दिया है, राजस्थली शोरूम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? राजस्थली शोरूम। राजस्थली शोरूम। आपने देखा होगा कि कार का शोरूम होता है ना, बाइक का शोरूम होता है, वैसे ही यहां पर हस्तकलाओं का राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो शोरूम है वो है राजस्थली नाम से शोरूम है। ये राजस्थली नाम से जो शोरूम है वो किस संस्था का है? तो वो हो जाता आपका राज सिक्को संस्था का है। देखिएगा, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर पूछ लिया जाए कि राज सिक्को का मुख्यालय कहां पर है, तो वो हो जाता आपका जयपुर के अंदर है। लेकिन हैंडलूम डिजाइन एवं डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग जो सेंटर है वो कहां पर है? नागौर के अंदर है। जबकि हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र, जो शोध केंद्र है, जो प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। याद रखिएगा वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। फिर से देखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर के अंदर है ना। बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। फिर बात करते हैं कि हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है ना। बात करते हैं कि यहां पर एक संस्था है जो हस्तकला को क्या देती है? संरक्षण प्रदान करती है, वो हो जाती है राज सिक्को संस्था। वो क्या हो जाती है? राज सिक्को संस्था हो जाती है। राज सिक्को संस्था किस नाम से शोरूम चलाती है? तो राज सिक्को जो शोरूम चलाती है उसका नाम होता है राजस्थली शोरूम होता है ना। फिर बात करते हैं कि हैंडलूम जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर है? नागौर के अंदर है। और बात करते हैं कि हस्तकलाओं का जो शोध केंद्र है वो कहां पर? रिसर्च का जो केंद्र है वो कहां है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। राजस्थान में प्रमुख शिल्प ग्राम। देखिएगा दोस्तों कि राजस्थान के अंदर हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे जो कारीगर है, जो हस्तकला करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर कई बार क्या होता है कि मान लो कि किसी गांव के अंदर कोई कलाकार है, उसकी प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है ना, उसको उभारने के लिए पास ही कुछ दूरी पर ही कोई अगर ऐसा गांव मिल जाए जहां पर प्रदर्शित कर सकता है उसकी जो द्वारा बनाई गई जो कला है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, यहां पर अलग अलग जगह क्या बना दिए गए हैं, शिल्प ग्राम स्थापित किए गए हैं। अब देखिएगा ये शिल्प ग्राम में होता क्या है कि इन गांवों के अंदर है ना सभी कलाएं वहां पर क्या हो जाएगी, एक साथ प्रदर्शित की जाती है। वहां पर आकर के जो पर्यटक होते हैं वो क्या करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। देखिएगा उद्देश्य राजस्थान की लोक कलाओं एवं हस्तकलाओं को क्या देता है, बढ़ावा देना है। यानी जो शिल्प ग्राम बनाए गए हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि जो राजस्थान की कला है और संस्कृति है उसको क्या देना है, बढ़ावा देना है। विभिन्न शिल्प ग्राम कौन कौन से हुए हैं, हवाला गांव उदयपुर, पाल जोधपुर ग्रामीण और पुष्कर कहां है, अजमेर के अंदर। याद रखिएगा कि हवाला गांव कहां पर है, उदयपुर में। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हवाला गांव कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। पाल गांव कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और पुष्कर कहां पर है,
माफ करिएगा, अजमेर के अंदर है। ये क्या कहलाते हैं? शिल्प ग्राम कहलाते हैं, है ना। तो वापस से देखिए, शिल्प ग्राम का उद्देश्य क्या होगा? शिल्प ग्राम का उद्देश्य होगा कि राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, उसको क्या देना है? बढ़ावा देना है। जबकि संरक्षण प्रदान करने वाला जो संस्थान है दोस्तों, वो कौन सा है? राज सिक्को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है विशेष अर्बन हाट बाजार। देखिएगा, है ना, कई बार ऐसा प्राचीन काल से भी चला आ रहा है कि समय समय पर यानी शहरों के अंदर एक बाजार लगता है ना, संडे मार्केट हुआ ऐसे। तो वैसे ही यहां पर कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या लगते हैं? अर्बन हाट बाजार लगते हैं, है ना। तो ये अर्बन हाट बाजार कहां पर लगता है? तो ये स्थान याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर लगता है। वैसे तो बहुत सारी जगह लगता है, लेकिन सबसे पहले कहां लगता है? जोधपुर के अंदर प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर सबसे पहले स्थापित इसे किया गया था, याद रखिएगा। इसे स्थापित कौन करती है? केंद्र सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया। ये देखिएगा, ये पूरा बाजार लगा हुआ है। बाजार कौन सा बाजार है? अर्बन हाट बाजार, है ना। ये देखिए, पूरा कलाकृति की ये विभिन्न कलाकृति दिखाने की जो दुकानें लगा रखी है, वो क्या कहला रहा है यहां पर? अर्बन हाट बाजार। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर लगता है। किसके द्वारा स्थापित है? ये केंद्र सरकार के द्वारा ये स्थापित है। उद्देश्य क्या है? बुनकरों को, जो छोटे छोटे मिस्त्री होते, कलाकार होते, उनकी वस्तु का उन्हें क्या मिले? उचित मूल्य मिल सके। क्या मिल सके मित्रों? उचित मूल्य मिल सके। फिर देखिएगा विशेषता, ये राजस्थान का पहला अर्बन हाट बाजार है। याद रखिएगा कि राजस्थान का पहला अर्बन हाट बाजार की जो स्थापना है या इसे संचालित सबसे पहले किस सरकार के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है? स्थापित या संचालित किया गया है। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है कि सुविधा के आधार पर हस्तकलाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। केवल याद रखिएगा, सुविधा के आधार पर, है ना। देखिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो ये पढ़ा कि हस्तकला कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक आप हस्तकला कहते किसे हैं यानी प्रारंभिक चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक वो टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हो सकता है। तो हस्तकला सीधी सी बात है कि हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें, यानी बिना मशीनों के जो कलाकृति या कला की जाती, उसे क्या कह रहे हैं? हस्तकला कहते हैं, है ना। हस्तकला का जो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बोरानाडा जोधपुर को माना जाता है। हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है। हस्तकला के लिए जो संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन हो जाती है? राजसिको हो जाती है। राजसिको जो संस्था है एक शोरूम चलाती, जिसका नाम क्या होता है? राजस्थली शोरूम नाम होता है। फिर राजसिको का उद्देश्य क्या होता है कि राजसिको जो है वो राजस्थान की हस्तकलाओं का क्या प्रदान करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी। इसके बाद हमने देखा है कि अर्बन हाट बाजार, अर्बन हाट बाजार जो है वो जोधपुर के अंदर है, जो राजस्थान का सबसे पहला अर्बन हाट बाजार लगता है। ठीक है, लगाने में प्रयास कौन करती है? तो सहयोग करती है केंद्र सरकार। याद रखिएगा, सहयोग कौन करती है? केंद्र सरकार इसमें क्या करती है? सहयोग करती है। फिर बात करते हैं राजस्थान के अंदर विभिन्न शिल्प ग्राम, छोटे छोटे ऐसे गांव बनाए गए हैं जहां पर या घोषित किए गए हैं जहां पर हस्तकलाएं वहां पर क्या होगी? प्रदर्शित की जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा कि पाल गांव कहां है? जोधपुर के अंदर है। हवाला गांव कहां है? उदयपुर के अंदर है। और पुष्कर कहां पर है? पुष्कर है आपका अजमेर के अंदर है। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं सुविधा के आधार पर हस्तकलाओं को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले चर्चा करते हैं मिट्टी की कलाएं, यानी ऐसी कलाएं जिनमें मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, यानी मिट्टी के ऊपर मिट्टी को एक नई आकृति देकर के एक कलात्मक चीजें बनाई जाएगी, उसे वस्तुओं को हम क्या कह रहे हैं?
मिट्टी की कलाएं कहते हैं। दूसरा आता है पत्थर पर कलाएं। पत्थर को तराश करके नया रूप देना, नई कलात्मक रूप देना, वो क्या कला कहलाएगी? पत्थर की कला कहलाएगी, जैसे कि मूर्ति हुआ, है ना। नेक्स्ट है चमड़े पर कला, है ना। चमड़े पर यानी चमड़े, पशुओं के चमड़े के ऊपर जो कलात्मक कलाएं की जाएगी, है ना, उसे कहा जाएगा चमड़े की कला। या फिर चमड़े की जो वस्तुएं बनाई जाएगी उनको हम किस में पढ़ने वाले हैं? चमड़े की कला में। लकड़ी पर कला, धातु पर कला, धातु जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, पीतल हुआ, उन पर जो मीनाकारी की जाती है वो कलाएं क्या हो जाएगी? धातु पर कला। कपड़े पर कला, है ना। कपड़े पर भी विभिन्न प्रकार की क्या की जाती है? कलाएं की जाती है। फिर आ जाती अन्य कलाएं, है ना। तो देखिएगा हमने इसको सुविधा के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में इसको क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। देखिएगा मिट्टी की कलाएं, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर मिट्टी की कला या मिट्टी पर की जाने वाली कलाएं। मिट्टी की कला को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिएगा मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उन्हें कहते हैं मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृद भांड। तो इसी का नाम हो जाता है मृद भांड कला। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? मृद भांड कला कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मरण में कला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मिट्टी की कला को ही क्या कहा जाता है? मरण में कला भी कहा जाता है। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मिट्टी की जो पानी का जो पात्र बनाया जाता है मिट्टी का, उसे कहते हैं पोट्री। क्या कहते हैं? पोट्री। जिसे हम मटका या कलश कहते हैं, उसे यहां क्या कहा जा रहा है? पोट्री। तो इसे कहते हैं पोट्री कला। तो यहां पर मिट्टी की कला के नाम कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कौन सी कला? मृदभांड कला, मरण में कला और पोट्री कला। ये तीनों ही किसके नाम है? मिट्टी पर कला के नाम है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं चिकनी मिट्टी की कला को क्या कहते हैं? पोट्री कला कहते हैं। याद रखिएगा कि चिकनी मिट्टी की कला को क्या कहा जा रहा है मेरे लाडलों? पोट्री कला कहते हैं। और यहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पोट्री कला की। देखिएगा पोट्री क्या होता है? ये होती पोट्री, है ना। देखिएगा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, इनके ऊपर आकर्षक जो चित्रकारी की जाती है ना। देखिएगा ऐसी होती है ना। ये देखिएगा इनके ऊपर क्या किया जाएगा कि आकर्षक और बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर क्या की जाएगी? चित्रकारी की जाएगी, जिसे कहा जाता है पोट्री कहा जाता है। केवल इतना सा समझे, है ना। अब ये अलग अलग रंग की हो सकती है। अब अलग अलग रंगों की जो पोट्रियां है अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। जैसे कि बात करते हैं ब्लू पोट्री, बात करते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जो है इसमें रंग कैसा होगा? ये देखिएगा ब्लू पोट्री। तो देखिएगा ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी करना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। और ब्लू रंग की, जो नीले रंग की जो पोट्री होगी उसे क्या कहा जाएगा? ब्लू पोट्री कहा जाएगा। ये कला मूलतः पर्शिया ईरान की है। यानी यूं कहें कि ब्लू पोट्री का जो उद्भव है वो कहां से माना जाता है? पर्शिया ईरान से माना जाता है। कहां से माना जाता है? पर्शिया ईरान से माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पर्शिया ईरान से इसका क्या माना जाता है? उद्भव माना जाता है। ये मुगल काल में भारत लाई गई, है ना। ये जो कला है वो सबसे पहले किसके शासनकाल में आती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मुगल काल में कहां से आती है? पर्शिया ईरान से लाई गई थी, है ना। याद रखिएगा पर्शिया ईरान से ये सबसे पहले लाहौर आती है और लाहौर से ये कहां आती है? राजस्थान या भारत आती है। तो याद रखिएगा कि ये मूलतः कहां की है? पर्शिया ईरान की है। ब्लू पोट्री भारत में सर्वप्रथम लाहौर में लाई गई थी। याद रखिएगा कि ब्लू पोट्री सबसे पहले भारत में कहां लाई जाती है? लाहौर में लाई जाती है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। फिर देखिएगा कि ब्लू पोट्री को किसके समय भारत में लाया गया था। तो अगर आपको राजा पूछ ले, शासक पूछ ले, तो याद रखिएगा कि मुगल शासक हुए हैं अकबर। अकबर के समय इनको कहां लाया गया था? भारत में लाया गया था। देखिएगा जब भारत में लाया गया तो दिल्ली के जो भोला नामक कलाकार है ना, दिल्ली के जो भोला नामक कलाकार ने जयपुर के कालूराम और चुंडामन कुमार को, याद रखिएगा चुंडामन कुमार और कालूराम, ये कालूराम और चुंडामन दो कुमार है। ये जो कलाकार है ये कला किससे सीखते हैं? भोला नामक कलाकार से, दिल्ली से सीखते हैं। और सीख करके ये कहां आते हैं? राजस्थान आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले दिल्ली में एक कलाकार हुआ जिसका नाम क्या था? भोला नामक कलाकार था। नाम भोला था लेकिन ब्लू पोट्री बहुत ही खतरनाक बनाता था। ये किसको सिखाते हैं? राजस्थान के दो कलाकारों को सिखाते हैं। एक का नाम था, क्या नाम था? एक का नाम था कालूराम, एक का नाम था चूड़ामन। दोनों सीख कर कहां आते हैं? राजस्थान आते हैं। याद रखिएगा राजस्थान में प्रथम बार ब्लू पोट्री कला आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय लाई जाती है। तो यहां से एक एक लाइन जो है प्रश्न बन जाती है आपके लिए। देखिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में किसके समय लाई जाती है? तो अकबर के समय लाई जाती है। भारत में कहां से लाई जाती है? तो लाहौर से लाई जाती है ना। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले किस शासक के समय ये लाई जाती है? तो ये लाई जाती है मानसिंह प्रथम के समय लाई जाती है। फिर देखिएगा राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के समय इसका क्या माना जाता है? विकास माना जाता है। फिर देखिएगा विश्व स्तर तक की प्रसिद्धि दिलवाने वाले जो कलाकार हुए हैं वो हुए हैं स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत। नाम याद रखिएगा करपाल सिंह शेखावत जो हुए हैं, है ना, स्वर्गीय भगवान की आत्माओं क्या दे? शांति दे। देखिएगा स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत ने बड़े, इनका बहुत ही बड़ा क्या था? योगदान था। यूं कहें कि इन्होंने अपना जीवन सबसे ज्यादा किस में लगाया था? ब्लू पोट्री के विकास में लगाया था, है ना, इसको प्रसिद्धि दिलवाने के अंदर लगाया था। देखिएगा करपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1974 में दिया गया था। ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार, याद रखिएगा अन्य कलाकारों की अगर हम बात करें, देखिएगा तो अन्य कलाकार में एक आ जाती महिला कलाकार जो है वो आ जाती स्वर्गीय नाथीबाई। याद रखिएगा स्वर्गीय नाथीबाई जो है इसकी महिला कलाकार होती। फिर आती त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, हनुमान सिंह। फिर याद रखिएगा भेरू खाकड़ और खाकाड़, गिरिराज, कालूराम, अनिल दोराया। याद रखिएगा अनिल दोराया। और हो जाते हैं गोपाल सैनी, राजेश गोधा, मीनाक्षी राठौड़। वर्तमान में जो इसके कलाकार है वो मीनाक्षी राठौड़ है। याद रखिएगा महिला कलाकार, पहली महिला कलाकार कौन हुई है? नाथीबाई हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि ब्लू पोट्री के अंतर्गत हरे रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्लू पोट्री के अंतर्गत किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साथ ही क्वार्टर्स, याद रखिएगा क्वार्टर्स जो पाउडर होता है, यानी ये बनती कैसे? क्वार्टर्स पाउडर के अंदर क्या होता है? गोंद मिला करके, गोंद और सोडियम कार्बोनेट मिला करके, और क्या मिलाते हैं? मुल्तानी मिट्टी, ब्लू डाई का मिश्रण करके 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे क्या करते हैं? पकाया जाता है। देखिएगा क्या क्या मिलाया जाता है? तो एक तो मिलाया जाता है क्वार्टर्स पाउडर, याद रखिएगा क्वार्टर्स पाउडर। फिर गोंद मिलाया जाता है, सोडियम मिलाया जाता है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। फिर मिलाया जाता है मुल्तानी मिट्टी। क्या मिलाई जाती है? मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। और क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर ब्लू डाई मिलाई जाती है। याद रखिएगा इन सबको मिश्रण करके 800 सेंटीग्रेड
याद रखिएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, गर्म करके इसे पकाया जाता है ना, फिर बनती है आपकी ये ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है ना। तो देखिएगा ब्लू पोट्री के अंतर्गत और क्या विशेष है, तो याद रखिएगा ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, यहां से प्रश्न आता है। ब्लू पोट्री का जो जादूगर है वो कहा जाता है स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, करपाल सिंह शेखावत की जो जन्मस्थली वो क्या मानी जाती है, सीकर को मानी जाती है। याद रखिएगा इनको 1974 में, याद रखिएगा 1974 के अंदर इनको क्या मिला था, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने का कार्य भी कौन करते हैं, देखिएगा ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि दिलवाने वाले जो होते हैं वो तो कौन होते हैं, स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत होते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे 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 ब्लू पोट्री का विकास में थोड़ी सी क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक महिला होती है, एक देखिएगा राजघराने की जो राजमाता थी जिनका नाम था गायत्री देवी, इन्होंने इसका क्या किया था, पुनर्जीवित इसको किया था। याद रखिएगा पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका देखिए नाम क्या था, सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर, है ना। ये वही सवाई राम सिंह है जिन्होंने सबसे अधिक इसका क्या किया है, विकास किया था। एक मंदिर है जिसका नाम है सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी। किसने की है, तो राजमाता गायत्री देवी ने की थी। कब की थी, 1936 में की है। राजमाता गायत्री देवी ने ये मंदिर कहां पर बनाया था, जयपुर में बनाया था। कहां बनाया था, जयपुर में। जिसके प्रथम निर्देशक जो है वो बनाए गए हैं करपाल सिंह शेखावत को बनाया गया है। तो आज आपका डाउट क्लियर हो गया था कि करपाल सिंह शेखावत आखिर इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करपाल सिंह शेखावत इस मंदिर के, इस ट्रस्ट के क्या थे, प्रथम निर्देशक थे। याद रखिएगा ब्लू पोट्री की कला को कामचीनी या रहीसी कला भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको और क्या कहा जाता है, कामचीनी या फिर क्या कहा जाता है, रहीसी कला भी कहा जाता है। तो ये ब्लू पोट्री अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखिएगा चर्चा करते हैं ब्लू पोट्री के लिए। देखिएगा राजस्थान में ब्लू पोट्री, देखिएगा राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री, प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये मूलतः कहां की है, तो याद रखिएगा मूलतः है पर्शिया ईरान की। याद रखिएगा कि ब्लू पोट्री मूलतः कहां की है, तो यह है पर्शिया ईरान की। ईरान से इसे लाहौर लाया गया। कहां लाया गया था, लाहौर लाया गया। याद रखिएगा लाहौर से इसे भारत लाया गया। याद रखिएगा पहले कहां आती है, पहले ईरान की है, ईरान पर्शिया ईरान से लाहौर आती है और लाहौर के बाद कहां आती है, भारत आती है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत में ये किसके समय आती है, देखिए अगर पूछ लिया जाए भारत में अकबर के समय, अकबर क्या है, मुगल, अकबर के समय लाया गया। फिर बात करते राजस्थान के अंदर, तो देखिएगा कि राजस्थान में ब्लू पोट्री मानसिंह प्रथम के समय,
है ना, जो कि मान सिंह जो है वो अकबर के बहुत बड़े क्या थे, सेनापति होते हैं, और नवरत्नों में भी क्या होते हैं, एक होते हैं, है ना। तो मानसिंह प्रथम के समय लाई गई थी। अब बात करते हैं कि इस कला को ब्लू पोट्री कहां से सीखी। सीखने ट्रेनिंग की अगर बात करें तो देखिएगा, एक दिल्ली का कलाकार था भोला राम, क्या नाम था, भोला राम, जिसने 2 कलाकारों को तैयार करके राजस्थान भेजा था, जिसमें से एक का नाम था कालू राम, एक का नाम क्या था, कालू राम था, और एक का नाम होता है चंदू। देखिएगा, तो कालू राम और ये दोनों व्यक्ति कहां आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं। देखिएगा कि ये कहां आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं। देखिएगा, माफ करिएगा, क्या नाम था, चूड़ामन नाम था। कालू राम और चूड़ामन कहां आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं। फिर बात करते हैं कि ब्लू पोट्री के लिए और क्या प्रश्न बन सकता है। तो एक प्रश्न बनता है कि ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लू पोट्री का जो जादूगर है वो कहा जाता है स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। याद रखिएगा कि किसको कहा जाता है, तो स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है, सीकर से है, और इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिलता है, 1974 के अंदर क्या मिलता है, इनको अवार्ड दिया गया था। फिर बात करते हैं कि महिला कलाकार कौन हुई है, महिला कलाकार। तो देखिएगा, महिला कलाकारों की अगर बात करें तो स्वर्गीय नाथीबाई, याद रखिएगा, स्वर्गीय नाथीबाई जो है इसमें क्या हुई है, महिला पहली कलाकार हुई है। फिर बात करते हैं कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय माना जाता है, वो माना जाता है सवाई राम सिंह द्वितीय के समय को क्या माना जाता है कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास माना जाता है। लेकिन पूछ लिया जाए अगर दोस्तों कि ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित किसने किया था, पुनर्जीवित किसने किया था, तो वो क्या था, राजमाता गायत्री देवी ने क्या किया था। तो गायत्री देवी ने 1936 के अंदर जो है तो यहां पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था राम सिंह, सवाई राम सिंह का जो मंदिर है वो मंदिर बना करके इन्होंने क्या किया है, यहां पर पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगली जो कला आ जाती है वो आ जाती है आपकी ब्लैक पोट्री। वो क्या आ जाती है, ब्लैक पोट्री। यानी हमने ब्लू पोट्री देख ली है, अब क्या आई है, ब्लैक पोट्री। ये देखिएगा ब्लैक पोट्री, रंग क्या होगा, काला होगा, कैसे काला, और मिट्टी होगी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी में बनेगी, काली मिट्टी में। कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। कैसे काली, है ना, कैसे काली कैसे कोटा, है ना। ब्लैक पोट्री, माफ करेगा, ब्लैक पोट्री, इसमें काले रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये कला कोटा की प्रसिद्ध है और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इस पोट्री में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, गुलदस्ते, प्लेटें होती है, पूजा सामग्री इसके अंतर्गत बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कागजी पोट्री। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या आ जाता है, कागजी पोट्री। नाम से ही प्रतीत होता है कि ऐसी पोट्री जिसमें जो बनती तो मिट्टी से है लेकिन कागज से भी पतली आकृति में इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा, कागज से भी देखिएगा, कागज से भी पतली आकृति में इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। देखिएगा कहां की प्रसिद्ध, इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तनों को कागज के समान पतले पन्ने पर पोट्री का कार्य किया जाता है ना। और अन्य नाम डबल पोट्री या टू कट पोट्री भी कहा जाता है। जो इसकी आकृति है, इसकी जो बनावट है, दोनों साइड होती है ना। तो देखिएगा इसे क्या क्या कहा जाता है, एक तो डबल पोट्री भी कहा जाता है और क्या कहते हैं, टू
कट पोट्री, याद रखिएगा कि टू कट पोट्री, डबल पोट्री और कागजी पोट्री, ये तीनों ही एक ही नाम है और ये कहां की प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर की क्या है मेरे लाडलों? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है सुनहरी पोट्री, याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्या आ जाता है कि नेक्स्ट आता है आपका सुनहरी पोट्री आता है। क्या आ जाता है? सुनहरी पोट्री। देखिएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। इसलिए इसे बीकानेरी पोट्री भी कहते, याद रखिएगा इसे बीकानेरी पोट्री भी कहा जाता है। लाख का कार्य किया जाता है। इस पोट्री के अंदर क्या किया जाता है? लाख का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे लाख की पोट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाख की पोट्री भी हम इसे कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार लाल सिंह भाटी जो जोधपुर के हैं, वो यहां पर बीकानेर पोट्री के क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखिएगा पोखरण पोट्री प्रसिद्ध जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पोखरण पोट्री कहां की है? जैसलमेर की, क्योंकि पोखरण कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। रंग जो है सफेद और पिंक कलर का इसमें सर्वाधिक क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। विशेष पोखरण पोट्री को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसे प्रदान किया गया था। समय आपको याद रखना है 2018, और याद रखना है कि कौन सी पोट्री को दिया गया है? तो पोखरण पोट्री को जीआई टैग दिया गया है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। फिर देखिएगा हरी पोट्री जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये देखिएगा है ना, एक पोट्री बनाई गई है, यहाँ पर केतली बनाई गई जिसके ऊपर हरे कलर के अंदर क्या किया गया है? कलात्मक दृश्य दिया गया है, इसको नया रूप दिया गया। ये कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। देखिएगा फिर से देखिएगा कि पोट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर हमने पढ़ा है ब्लैक पोट्री, फिर पढ़ा है ब्लू पोट्री, फिर ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री के बाद में कागजी पोट्री, कागजी पोट्री के बाद में सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री के बाद में पोखरण पोट्री और हरी पोट्री। देखिएगा पोट्री ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहां की है? ब्लैक पोट्री जो है कोटा की प्रसिद्ध है ना। कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। और इसमें मिट्टी का प्रयोग कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता आपका सुनहरी पोट्री, ये हो जाती है आपकी बीकानेर की, जिसे बीकानेरी पोट्री भी कहते हैं। और इसके अंदर लाख का काम किया जाता है ना। किसका काम किया जाता है? लाख का काम किया जाता है। फिर आ जाती है आपकी कागजी पोट्री। देखिएगा कागजी पोट्री, और ये जो कागजी पोट्री है वो है आपकी थानागाजी, थानागाजी अलवर की। थानागाजी कहां की? अलवर की क्या है? प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री कोई और क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे टू कट पोट्री, याद रखिएगा टू कट पोट्री, और इसे ही कहा जाता है डबल पोट्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसे ही टू कट पोट्री भी कहते हैं और क्या कहते हैं? डबल पोट्री भी कहा जाता है। फिर एक आ जाती है पोखरण पोट्री। याद रखिएगा कि पोखरण पोट्री, पोखरण पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध। याद रखिएगा पोखरण जैसलमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि पोखरण पोट्री को जो है जीआई टैग दिया गया था।
जीआई टैग कब दिया गया था? इसे दिया गया है 2018 में दिया गया है। और एक पोट्री हो जाती है आपकी हरी पोट्री। देखिएगा एक क्या हो जाती है? हरी पोट्री। देखिएगा हरी पोट्री कहां की है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध दोस्तों? जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहां पर एक प्रश्न दिख रहा है कि इन सभी पोट्रियों में केवल एक पोट्री को क्या मिलता है? जीआई टैग मिलता है। तो आप याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोट्रियों में जीआई टैग किस पोट्री को मिलता है? तो वो मिलता है आपको पोखरण पोट्री के अंतर्गत दिया गया। वो कब मिलता है? वो मिलता है 2018 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं टेरीकोटा की। देखिएगा नेक्स्ट कला आ जाती है टेरीकोटा। टेरीकोटा की कला क्या है? देखिएगा यह है टेरीकोटा। एक तो था कि मिट्टी की पोट्री बना करके उस पर अलग अलग रंगों की जो पोट्री बनाई जाती है और उस पर अलग अलग कलाएं की जाती है। अब आ जाता है टेरीकोटा में क्या होगा कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाएगी। मिट्टी की छोटी छोटी क्या बनाई जाएगी? मूर्तियां। वो दीवारों पर भी हो सकती है, छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। देखिएगा मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां, लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और मूर्तियां बनाने की जो कला है, मिट्टी की मूर्तियां बनाने की जो कला है, उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है टेरीकोटा कला। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? टेरीकोटा कला कहा जाता है। ये देखिएगा छोटी छोटी मिट्टी की क्या बनाई गई है? मूर्तियां बनाई गई है। ये कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा टेरीकोटा का जो कार्य है राजस्थान के अंदर वो सबसे अधिक कहां किया जाता है? मोलेला राजसमंद का क्या है मेरे लाडलों? प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कागजी टेरीकोटा। जैसे कि कागजी जो पोट्री है वो अलवर की है, वैसे ही कागजी टेरीकोटा अलवर, सुनेरी टेरीकोटा बीकानेर। और याद रखिएगा कि मिट्टी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध है? मिट्टी के पोट्री के अलावा जो भी कार्य होते छोटे छोटे वो सभी टेरीकोटा कहलाते हैं। तो देखिएगा जो बू गांव नागौर है तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि मिट्टी के खिलौने, जो छोटा बाबू है, छोटा बाबू रो रहा था, है ना? छोटा बाबू किससे खेलता है? खिलौनों से खेलता है ना? और खिलौने भी कौन से वाले हैं? मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। तो याद रखिएगा बाबू से याद रखिएगा बू। बू गांव कहां पर है? नागौर के अंदर है। यहां के जो है मिट्टी के खिलौने क्या है? राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है मिट्टी के बर्तन, वो भी काली मिट्टी के। ये है सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। मिट्टी, काली मिट्टी के जो बर्तन है वो कहां के प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। और गांव का नाम है शामोता गांव। शामोता गांव जो है सवाई माधोपुर में क्या है? मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है। वापस से देखिएगा टेरीकोटा। टेरीकोटा कला में मिट्टी में गधे का गोबर, जिसे लाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाद कहा जाता है, मिलाकर देवी देवताओं की क्या बनाई जाती है मेरे लाडलों? मूर्तियां बनाई जाती है। याद रखिएगा कि जो मोलेला गांव है जहां टेरीकोटा का काम बहुत बड़े रूप में किया जाता है, यहां पर जिस तालाब की मिट्टी लाई जाती है वो तालाब कौन सा है? सोला नाडा का तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक शब्द याद रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए राहोली का चूना, राहोली का चूना, इस चूने का जो प्रयोग है वो किया जाता है आला गीला पेंटिंग के अंदर। याद रखिएगा कि आला गीला पेंटिंग के अंदर किस चूने का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है राहोली के चूने का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि टेरीकोटा कला में, याद रखिएगा टेरीकोटा कला में जो मिट्टी का प्रयोग होता है, मिट्टी का प्रयोग वो कहां से होता है? तो याद रखिएगा वो एक तालाब है राजसमंद के अंदर जिसका नाम है सोला नाडा का तालाब। सोला नाडा का
तालाब। याद रखिएगा कि सोलानाडा का जो तालाब है वो कहां पर है, वो है आपका राजसमंद के अंदर, और गांव का नाम क्या है, मोलेला गांव। मोलेला गांव याद रखिएगा। यहां का क्या है, यहां की मिट्टी बड़ी प्रसिद्ध है, और इसी मिट्टी से क्या बनाई जाती है, इसी मिट्टी से टेरीकोटा कला का कार्य किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि मिट्टी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के जो खिलौने हैं वो है बूगांव नागौर के। बूगांव नागौर के क्या है, मिट्टी के खिलौने बड़े प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने क्या है, प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन कहां के हैं, तो देखिएगा मिट्टी के जो बर्तन है वो है श्यामोलोता गांव। श्यामोलोता गांव, और ये गांव कहां पर है, सवाई माधोपुर की क्या है, मिट्टी के बर्तन क्या है, प्रसिद्ध है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट देखिएगा विशेष टेरीकोटा के जो प्रमुख कलाकार हुए हैं, देखिएगा मूर्तिकार राजेंद्र हुए हैं, खेमाराम जी हुए हैं, मोहनलाल, और ये क्या हुए हैं, मूर्तिकार हुए। जिनका संबंध किससे है, इनका संबंध हो जाता है टेरीकोटा कला से। मोहनलाल कुमार को टेरीकोटा कला के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। ये कब मिलता है इनको राष्ट्रीय अवार्ड, ये मिलता है 2012 के अंदर क्या मिलता है, राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है। तो ये हो जाती है आपकी टेरीकोटा कला। देखिएगा अब टेरीकोटा कला से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि टेरीकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मोलेला गांव राजसमंद की क्या है, प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद की क्या है, प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न बनता है कि टेरीकोटा की जो कला है इसके अंतर्गत जो मिट्टी का प्रयोग होता है वो मिट्टी कहाँ, कौन से तालाब की है, तो सोलानाडा का तालाब। फिर बात करेंगे कि टेरीकोटा का जो प्रमुख कलाकार है वो कौन हुए हैं, मोहनलाल कुमार हुए हैं, जिनको 2012 में क्या मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अब बात करेंगे पत्थर पर कलाएं। अभी तक हमने जो चर्चा की वो की है मिट्टी पर कलाएं, पत्थर पर कलाएं। देखिएगा पत्थरों को भिन्न भिन्न रूप में कलात्मक रूप में देना ही क्या कहलाता है, शिल्प कला कहलाता है। शिल्प कला का अर्थ ही पत्थर से है ना। शिल्प किसे कह रहे हैं, पत्थर को कहते हैं। यानी पत्थरों को तराश करके अलग अलग कलात्मक रूप देना क्या कहलाता है, शिल्प कला कहलाता है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कहलाते शिलावट। यानी पत्थर की मूर्ति बनाने वाली जो जाति वो क्या हो जाती है, शिलावट हो जाती है। गुजरात से आने वाले शिल्पी सोमपुरा कहलाते हैं। ये सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर पूछा गया था कि गुजरात से आने वाले जो शिल्पकार हुए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, वो शिल्पी कहलाते सोमपुरा। इस कला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होती मूर्ति कला। याद रखिएगा कि पत्थर की कलाओं के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाती मेरे लाडलो, मूर्ति कला हो जाती है। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखना पड़ेगा, मूर्ति कला का। देखिएगा क्या है मूर्ति कला, मूर्तियां बनाने वाली जाति कौन होती है, शिलावट जाति होती है। मूर्तियों का विकास जो है हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है ना। तो देखिएगा मूर्ति बनाने वाले कौन कहलाते हैं, तो वो शिलावट कहलाते हैं। मूर्तियों की जानकारी हमें प्राचीन काल से मिलती है। प्रारंभिक समय से ही, सिंधु घाटी के समय से ही आपने देखा होगा कि एक मातृ देवी की जो मूर्ति है वो मिलती है। तो यहां कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मूर्ति कला की जानकारी सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। फिर अगली बात करते हैं मौर्य काल की। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझाया गया है। यानी मूर्ति कला को विधिवत रूप से हमने देखे सेट किया है। मौर्य काल में मूर्ति कला के 2 शैलियां विकसित हुई। याद रखिएगा कि मूर्ति कला की जो शैलियां है वो कब विकसित होती है, मौर्य काल में होती। कितनी होती है, 2। एक का नाम था गांधार शैली और एक होती मथुरा शैली।
मथुरा जो उत्तर भारत में मूर्ति कला का प्रमुख क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। जिस प्रकार से हस्तकलाओं का जो केंद्र राजस्थान के अंदर बोरा नाड़ा जोधपुर को माना जाता है, वैसे ही यहां पर दिखेगा मथुरा को जो है मूर्ति कला का क्या माना जाता है, उत्तर भारत का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गुप्त काल को मूर्ति कला का स्वर्णकाल माना जाता है, याद रखिएगा। फिर है मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन इतिहास है, उसके अंदर मूर्ति कला को राजपूत कालीन मूर्ति कला कहा जाता है। यानी जो राजपूत काल था उसमें इस कला को क्या नाम दिया गया था, राजपूत कालीन मूर्ति कला नाम दिया गया था। फिर देखिएगा महाराणा कुंभा के शासन काल में राजस्थान में मूर्ति कला का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है, शब्दकोश कहा जाता है। यानी यहां पर एक एक जो लाइन एग्जाम की दृष्टि से भारी होने वाली है दोस्तों। देखिएगा राजस्थान में मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, और टेरीकोटा की मूर्तियां तो मोलेला गांव राजसमंद की क्या है मेरे लाडलों, प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा मूर्ति कला के लिए मोहनलाल प्रजापति को जाना जाता है ना। किसको जाना जाता है, मोहनलाल प्रजापति को जाना जाता है, जिनको 2012 के अंदर राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया था। देखिएगा मूर्ति कला की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा मूर्ति कला, एक नजर में देखिएगा मूर्ति कला। पहली जानकारी याद रखिएगा, पहली जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। उदाहरण की बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति। फिर बात करते हैं मौर्य काल की, तो याद रखिएगा कि मौर्य काल के अंदर इसमें दो शैलियां आपको देखने को मिलती है। कितनी शैलियों में विकसित हुई है, दो शैलियों में। एक का नाम था गांधार शैली और एक का नाम होता है मथुरा शैली। याद रखिएगा एक गांधार शैली और क्या हो जाती है, मथुरा शैली। अगली बात करते हैं अगले वंश की, गुप्त काल की। तो याद रखिएगा कि गुप्त काल के अंदर जो है मूर्ति कला का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। भारत के अंदर मूर्ति कला का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, गुप्त काल को माना जाता है। फिर बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो देखिएगा मध्यकालीन के अंदर राजपूतकालीन मूर्ति कला समय माना जाता है। इस समय को क्या माना जाता है कि राजपूत कालीन मूर्ति कला का समय माना जाता है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों देखिएगा कि मूर्ति कला का जो स्वर्णकाल है राजस्थान में वो कहलाता है महाराणा कुंभा का। याद रखिएगा किसका कहलाता है, महाराणा कुंभा का। और राजस्थान के अंदर जो है विजय स्तंभ को, याद रखिएगा विजय स्तंभ को मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ को याद रखिएगा, विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। ये देखिएगा मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। जबकि मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं विभिन्न मूर्तियों की, पत्थरों की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्ति जयपुर, और कहां की है, गुडा किशोरी अलवर की। काले पत्थर की मूर्तियां डूंगरपुर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। स्लेट का निर्माण हिंडोन सिटी के अंदर किया जाता है। लाल पत्थर की मूर्तियां जो है थानागाजी अलवर की है, और थानागाजी अलवर की और क्या है, कागजी पोट्री भी क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एमरी स्टोन की चक्की पाट, नावा शहर नागौर की क्या है मेरे लाडलों, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिएगा राजगुरु टॉनिक। यहां पर एक ट्रिक्स है कि राजगुरु टॉनिक, पत्थरों का चितेरा किसे कहा जाता है, अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है। याद रखिएगा है ना, इंपोर्टेंट है ये। यहां पर देखिएगा कि अर्जुन प्रजापति को क्या कहा जाता है, पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। चितेरे का अर्थ यहां पर कलाकार से है ना, यहां पर किससे है, कलाकार या मिस्त्री से। याद रखिएगा मिस्त्री से है, जो मिट्टी या पत्थर का काम करता है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, इन्हें दिया गया था 2010 के अंदर दिया गया था।
नेक्स्ट आ जाता है संगमरमर पर पच्चीकारी का जादूगर। याद रखिएगा, भंवरलाल अंगीरा को क्या कहा जाता है कि संगमरमर पर पच्चीकारी का क्या कहा जाता है, जादूगर इसको कहा जाता है। तो ये देखिएगा, आज जो हमने चर्चा की है वो देखिएगा कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान के अंदर हस्तकलाएं। एक बार फिर से देखिएगा, हस्तकलाएं क्या होती है कि बिना मशीनों के हाथों से बनाई गई जो कलात्मक कला है उसे क्या कह रहे हैं, हस्तकला कहते हैं। हस्तकला को राजस्थान को हस्तकला का क्या कहा जाता है, अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। राजस्थान के अंदर हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, राजसिको है। राजसिको ने एक शोरूम चलाया जिसका नाम है राजस्थली शोरूम है। क्या नाम है, राजस्थली शोरूम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अलग अलग शिल्प ग्राम बनाए गए, जैसे कि हवाला गांव उदयपुर, पाल गांव जोधपुर। फिर बात करते हैं कि पुष्कर कहां पर है, अजमेर के अंदर है। उसके बाद हमने चर्चा की है अर्बन हाट बाजार की, जो जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे पहला क्या है, अर्बन हाट बाजार है। इसके बाद हमने चर्चा की है कि सुविधा के आधार पर हमने राजस्थान की हस्तकलाओं को अलग अलग भागों में बांटा था। देखिएगा, मिट्टी की कला, पत्थर पर कला, चमड़े की कला, लकड़ी की कला, धातु पर कला, कपड़े पर कला। तो यहां पर आज हमने जो चर्चा की है मिट्टी और पत्थर की कला पर की है। मिट्टी की कला में हमने पोट्रियां पढ़ी है। तो देखिएगा, पोट्रियों के अंदर हमने ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, टूकट पोट्री, कागजी पोट्री, पोखरण पोट्री, लाख की पोट्री, हरी पोट्री, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। देखिएगा, पत्थरों की बात करें तो पत्थरों के अंदर हमने मूर्ति कला के बारे में विशेष चर्चा की है। देखिएगा, अगली जो चर्चा करने वाले हैं वो हम करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम धातु के ऊपर जो कलाएं हैं, चमड़े पर जो कलाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।